एपिसोड 1254 से 1256 रिबॉर्न इन मार्शल वर्ल्ड। यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एडिशन को और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। चाहिए शुरू करते हैं। अचानक सम्राट वेदांत के चेहरे के भाव काफी बदल गए। कितना दुस्साहसी! 9 महान दिव्य महलों के लोगों ने कभी उसका विरोध नहीं किया और दक्ष ने हिम्मत की। वो ड्रैगन रिज माउंटेन का एक बेहद शक्तिशाली योद्धा था। सम्राट वेदांत अचंभित थे। उसने कोई ऊर्जा जारी नहीं की, लेकिन दक्ष अभी भी उत्पीड़ित महसूस कर रहा था। हालांकि वो शांत और स्थिर रहा और कुछ भी नहीं बोला। आपको लगता है कि मैं नक्शा नहीं देख सकता? सम्राट वेदांत ने शांति से पूछा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। कुछ चीजें बदल गई हैं, इसलिए मैं पहले प्रज्ञान द्वीप और अन्य जगहों से सभी मजबूत योद्धाओं के आने का इंतजार करना पसंद करूंगा, दक्ष ने कहा। सम्राट वेदांत चुप रहे और दक्ष को उदासीनता से देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, चलो सम्राट अगस्त्य का इंतजार करते हैं। हालांकि सम्राट वेदांत ने सोचा, उसका शिष्य बहुत जिद्दी है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर, दक्ष ने सम्राट वेदांत से कहा। सम्राट वेदांत सोच रहे थे कि दक्ष का चीजें बदल गई हैं से क्या मतलब था। क्या बदल गया? दक्ष, तुमने कहा था कि हम सम्राट अगस्त्य का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच क्या तुम उनसे कहोगे कि वे हमें स्थान बताएं? तुम इसे भूल तो नहीं जाओगे, है ना? एक सम्राट ने पूछा। वो बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं था। चिंता मत करो, वादा तो वादा ही होता है, दक्ष ने कहा। भीड़ को राहत मिली। वे दक्ष के साथ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। 4 घंटे बाद आखिरकार एक शक्तिशाली योद्धा के आने पर एक बूम की ध्वनि सुनाई दी। उसने गौतम जैसा ही वस्त्र पहना हुआ था, लेकिन भले ही उनके वस्त्र समान थे, लेकिन नवागंतुक का वस्त्र अधिक चमकदार था। ये सेलेस्टियल स्टार लाइट पैलेस से आया एक शक्तिशाली योद्धा था। मास्टर, गौतम ने कहा। शक्तिशाली योद्धा ने गौतम की ओर देखा और पूछा, नक्शा कहाँ है? गौतम ने दक्ष की ओर देखा। इधर सम्राट वेदांत खड़े हुए और कहा, नक्शा उसके पास है। उसका नाम दक्ष है और वह अगस्त्य का शिष्य है। वो कहता है कि वह हमें नक्शा दिखाने से पहले सभी का इंतजार करना चाहता है। क्या ऐसा है? उस व्यक्ति ने दक्ष से पूछा। वास्तव में? दक्ष ने कहा। उस व्यक्ति की आंखें चमक उठी। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। सेलेस्टियल गॉड्स पैलेस से आए शक्तिशाली योद्धा की मुलाकात रास्ते में सम्राट अगस्त्य से हुई, इसलिए वे एक साथ आ गए। दक्ष, सम्राट अगस्त्य ने दक्ष को देखते हुए कहा। भाई अगस्त, आखिरकार आप यहाँ हैं, सम्राट वेदांत ने सम्राट अगस्त्य से कहा। उन्होंने कहा, आपका शिष्य एक अच्छा लड़का है। सम्राट अगस्त्य की आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, मैं अभी दक्ष को प्रज्ञान द्वीप पर लाया हूं, इसलिए वो मेरा शिष्य नहीं है। मैं उसे कुछ भी नहीं सिखा सकता। सम्राट अगस्त्य बहुत विनम्र थे। उनकी मदद दक्ष के लिए बहुत कीमती थी। दक्ष कई तरह की गूढ़ ऊर्जाओं को समझता था, इसलिए उसे ये कहते हुए सुनना मजेदार था कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता। क्या ऐसा है? सम्राट वेदांत ने उदासीनता से पूछा। उन्होंने कहा, भाई अगस्त्य, याद करो कि हमने लगभग 2 साल पहले क्या सहमति व्यक्त की थी। विहान, यहाँ आओ, सम्राट वेदांत ने विहान से कहा। विहान ने सिर हिलाया और आगे की ओर कूद पड़ा। सम्राट अगस्त्य ने विहान की ओर देखा और तुरंत समझ गए। विहान ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़कर आगे बढ़ गया था। मेरा शिष्य पहले ही सम्राट बन चुका है, शायद अब युद्ध की इतनी जरूरत नहीं है, सम्राट वेदांत ने उदासीनता से कहा। यही बात सम्राट अगस्त्य ने उससे तब कही थी कि वह अंधा था और युद्ध की जरूरत नहीं थी। उन्होंने उसे अपमानित किया था क्योंकि उसने दक्ष को मना कर दिया था। वेदांत, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने अदूरदर्शी हो, सम्राट अगस्त्य ने सम्राट वेदांत की ओर उदासीनता से देखते हुए कहा। उन्होंने कहा, 1 साल पहले युद्ध के मंच पर विहान स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर एक योद्धा था। मुझे नहीं पता कि उसने अपनी शक्ति छुपाई थी या नहीं, लेकिन ये कम से कम 700 गुना थी और उसकी गूढ़ ऊर्जाएं पहले से ही शीर्ष पर थी। वो ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ने से केवल 1 कदम दूर था। जब मैंने दक्ष को दूर किया तो उसकी शक्ति 800 गुना बढ़ गई थी। वो केवल 7वें स्वर्गीय स्तर तक ही पहुंच पाया था और उसकी गूढ़ ऊर्जाएं 9वें स्तर तक भी नहीं पहुंची थी। विहान ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंच गया है। हाँ, तो क्या हुआ? इसमें कुछ भी शानदार नहीं है। आपने केवल विहान को ड्रैगन रिज माउंटेन पर वापस नहीं लिया। बाकी लोगों के बारे में क्या? सेलेस्टियल स्टार लाइट पैलेस और सेलेस्टियल गॉड्स पैलेस से आए शक्तिशाली योद्धाओं ने उन्हें बीच में नहीं रोका। उन्हें नक्शा देखने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वे उनकी बातचीत में रुचि रखते थे। तुम आओ और अगस्त्य को दिखाओ, सम्राट वेदांत ने उदासीनता से कहा। 4-5 लोग बाहर आए, जिनमें अबीर, अमोल और नीरज शामिल थे, जिनके खिलाफ दक्ष पहले ही लड़ चुका था। वेदांत, तुम्हें प्रतियोगिताएं पसंद है? उनमें से 3 को चुनो और उन्हें दक्ष के खिलाफ लड़वाओ। मौत की लड़ाई, 3 बनाम 1। अगर दक्ष मर जाता है तो मैं माफी मांगूंगा, सम्राट अगस्त्य ने उदासीनता से कहा। 3 लोग एक साथ, भीड़ ने कहा। भीड़ उनके आत्मविश्वास से हैरान थी। उन्हें इतना भरोसा था कि दक्ष बहुत मजबूत था।
आखिरकार सम्राट वेदांत द्वारा लाए गए लोग इतने कमजोर तो नहीं हो सकते। दिलचस्प। सेलेस्टियल स्टारलाइट पैलेस से आए शक्तिशाली योद्धा ने अपने हाथों को अपने सीने पर रखकर सोचा। वो प्रसन्न दिख रहा था। सम्राट वेदांत अवाक रह गए। लेकिन दक्ष की ताकत का मूल्यांकन करना मुश्किल था। आखिरकार जब उसके पास 7वें स्वर्गीय स्तर की ताकत थी तो वो पहले से ही नीरज को आसानी से हरा सकता था। अपना झगड़ा बंद करो, चलो नक्शा देखते हैं, सेलेस्टियल गॉड्स पैलेस से आए शक्तिशाली योद्धा ने कहा। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, हम देखेंगे कि वो आदमी ब्रह्मांडीय स्तर को कब तोड़ता है। सम्राट वेदांत ने ठंडे अंदाज में कहा। उन्होंने अमोल और अन्य लोगों को नहीं गिना, क्योंकि वे केवल विहान को ही अपना असली शिष्य मानते थे। हम सब अब यहाँ हैं, इसलिए हमें अभी दिखाओ, सम्राट वेदांत ने दक्ष से ठंडे तरीके से कहा। कांस्य प्लेटें अब बेकार है, दक्ष ने कहा। अचानक वातावरण में अजीब तरह से सन्नाटा और बर्फ जैसा ठंडापन छा गया। क्या शाश्वत कांस्य प्लेटें बेकार हो गई थी? क्या दक्ष उन सभी शक्तिशाली योद्धाओं को भड़का रहा था? लेकिन जब शाश्वत कांस्य प्लेटें बेकार हो गई तो नक्शा मेरी स्मृति में समा गया। जब तुम उसे देखोगे तो तुम समझ जाओगे, दक्ष ने कहा। उसने अपनी ईश्वरीय जागरूकता खोली और ईश्वरीय जागरूकता के 4 धागे 4 सम्राटों की ईश्वरीय जागरूकता में चले गए। दक्ष के पास नक्शा था। बेशक वो उन्हें शाश्वत आकाशीय सम्राट की छवि नहीं दिखाने वाला था। वह जानता था कि अगर उसने उन्हें नक्शा नहीं दिखाए तो वे उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने नक्शा तो देखा, लेकिन अभी भी महल में जाने का कोई रास्ता नहीं था। चारों सम्राटों की आंखें चमक उठी। भीड़ ने कुछ भी नहीं देखा था। दक्ष ने क्या किया था? ठीक है, मैं संतुष्ट हूं, सेलेस्टियल स्टारलाइट पैलेस से आए शक्तिशाली योद्धा ने कहा। सम्राट वेदांत ने दक्ष की ओर देखा। आश्चर्यजनक रूप से उसके पास 5वां शाश्वत कांस्य प्लेट था और उसने सभी को मूर्ख बनाकर बाकी 4 प्लेटें भी ले ली थी। बेशक सम्राट वेदांत ऐसा नहीं कहने वाले थे, अन्यथा दक्ष को सभी को बताना होगा। दक्ष, जो तुमने कहा था उसे मत भूलना, किसी ने जल्दीबाजी में कहा। दक्ष ने क्या देखा था? चिंता मत करो चाचा अगस्त्य, मुझे नहीं पता कि वह जगह कहाँ है, इसलिए क्या आप उन्हें बता सकते हैं? दक्ष ने सम्राट अगस्त्य से कहा। सम्राट अगस्त्य ने सिर हिलाया और भीड़ से कहा, नक्शा अधर्व सिटी की ओर इशारा करता है। अधर्व सिटी? भीड़ ने अचंभित होकर कहा, कैसे? महल अधर्व सिटी में क्यों होगा? शाश्वत आकाशीय सम्राट की मृत्यु के बाद उसके लोगों ने हर जगह उसके महल की तलाश की, इसलिए अधर्व सिटी पूरी तरह से उलट पुलट हो गया था। यह अभी भी वहां कैसे हो सकता है? भीड़ ने कहा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। सम्राट अगस्त्य ने वेदांत और दूसरे सम्राटों की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर उन सभी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, वास्तव में यह अधर्व सिटी में है, हमें जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। अधर्व सिटी बहुत बड़ा है, इसलिए इसे खोजने में कुछ समय लगेगा। मेडिसिनल किंग्स पैलेस से आए सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, लेकिन उसने दक्ष की ओर देखा। वे अधर्व सिटी में असली महल कैसे पा सकते थे? उसे लग रहा था कि दक्ष ने उनसे कुछ छिपाया है। मैंने वही किया जो मैंने वादा किया था, अगर तुम्हें कांस्य प्लेटें चाहिए तो ले लो, दक्ष ने प्लेटें फेंकते हुए कहा। फिर उसने सम्राट अगस्त्य से कहा, चाचा अगस्त्य चलो। ठीक है, सम्राट अगस्त्य ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर सम्राट अगस्त्य और दक्ष जल्दी से चले गए। अगर सम्राट अगस्त्य नहीं आते तो दक्ष नहीं जा पाता। कोई भी उन्हें जाने से नहीं रोक सकता था, लेकिन भीड़ खुश नहीं थी। अब उन्हें अधर्व सिटी जाना था और अन्य 3 सम्राट उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते थे। ये खबर हर जगह फैल गई कि शाश्वत आकाशीय सम्राट का महल अधर्व सिटी में है। अब हर कोई इसके बारे में जानता था। हालांकि कई लोगों को संदेह था कि यह वास्तव में वहां है। कुछ लोगों ने तो इसे हास्यास्पद भी कहा। उस समय महान शाश्वत आकाशीय महल अधर्व सिटी में प्रभाव के सबसे भयानक समूहों में से एक था। फिर शाश्वत आकाशीय सम्राट की मृत्यु हो गई और उसके लोगों ने हर जगह उसके महल की तलाश की थी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। अब शाश्वत कांस्य प्लेटें अधर्व सिटी की ओर इशारा कर रही थी, ठीक उसी जगह जहां शाश्वत आकाशीय सम्राट हुआ करता था। दक्ष और सम्राट अगस्त्य प्रज्ञान द्वीप पर वापस चले गए। सम्राट अगस्त्य ने दक्ष को कुछ बातें समझाई ताकि उसे सब कुछ बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि सम्राट अगस्त्य ने दक्ष को कुछ और ही बताया था। उन्होंने दक्ष को महान शाश्वत आकाशीय महल का वास्तविक स्थान बताया था। इस समय अधर्व सिटी में महान शाश्वत आकाशीय महल एक दिव्य पर्वत के पास था, एक निषिद्ध क्षेत्र में जहां लोग अगर अतिक्रमण करने की हिम्मत करते तो मर जाते। दक्ष अवाक रह गया। क्या शाश्वत आकाशीय सम्राट का महल वास्तव में ऐसे निषिद्ध क्षेत्र में था? इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि महल क्यों नहीं मिला। लेकिन फिर भी दक्ष अभी भी अधर्व सिटी जाना चाहता था। वो दुनिया की खोज करना चाहता था। अगर वो जगह वाकई खतरनाक होती तो वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। हालांकि वो दृढ़ निश्चयी था कि उसे कुछ जोखिम उठाने ही होंगे। बेशक दक्ष जल्दी में नहीं था, उसे पहले मजबूत बनना था।
प्रज्ञान द्वीप पर एक जंगल में एक झोपड़ी के सामने एक खूबसूरत लड़की एक औषधि तैयार कर रही थी। उसे देखकर दक्ष को मिस्टर जयवंत की याद आ गई। उस समय मिस्टर जयवंत भी एक अद्भुत डॉक्टर थे और उनकी दवा लोगों की जान बचा सकती थी। वो शोध करना बंद नहीं कर सकते थे, यह उनका जुनून था। दीपांशी भी एक डॉक्टर थी और उसे लोगों की मदद करना और उनका उपचार करना पसंद था। दीपांशी ने दक्ष को देखकर शानदार तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। फूस की झोपड़ी के बगल में एक बूढ़ा आदमी था। वो टेढ़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो हमेशा से ऐसा ही था। वो एक अग्नि जानवर था, इसलिए उसकी आंखें आग की तरह लाल थी। मास्टर, दक्ष ने वानर से कहा। हम, बंदर ने दक्ष की ओर सिर हिलाते हुए कहा। उसे शांति पसंद थी, इसलिए वो बस उन्हें घूरता रहा। दीपांशी, मैं कुछ समय तक तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा। मुझे कुछ समय के लिए अध्ययन करना है, फिर मैं फिर से चला जाऊंगा। दक्ष ने कहा। किसी समय जब दक्ष साधना का अभ्यास करता था तो वो दक्ष की तलाश करती थी। वो आमतौर पर उसकी मदद करने के लिए फल और दवाएं लाती थी। ठीक है, सावधान रहना, दीपांशी ने शानदार तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। यह दुनिया जानवरों की दुनिया है, लेकिन यह इंसानों की दुनिया से ज्यादा सरल है। दक्ष ने दीपांशी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह बैठ गया। मुझे भी ऐसा ही लगता है, यह मेरे लिए एकदम सही है, दीपांशी ने कहा। दक्ष बेपरवाही से लेट गया। हालांकि वो जगह साधना अभ्यास के लिए अच्छी जगह थी, लेकिन वो वहां नहीं रह सकता था। उसे कभी कभी बाहरी दुनिया में अभ्यास करना पड़ता था और बाधाओं को पार करने के लिए अनुभव प्राप्त करना पड़ता था। दक्ष 4 घंटे तक चुप रहा और आराम किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ और चला गया। उसने साधना का अभ्यास करना और गूढ़ ऊर्जाओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया। साधना स्तर अब दक्ष के लिए बेकार थे। भले ही वो 9वें स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गया हो, इससे उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। उसे ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने के लिए किसी समय ऐसा करना होगा, लेकिन उससे पहले उसे अपनी गूढ़ ऊर्जाओं को 9वें स्तर तक सुधारना होगा। 1 महीने बाद दहाड़, एक पहाड़ फट गया। महान पृथ्वी दानव वानर ने उग्रता से दहाड़ लगाई और राक्षसी ऊर्जा को छोड़ दिया। वो अविश्वसनीय गति से हिंसक रूप से आगे की ओर कूद गया। उसके पैरों के नीचे जमीन ढह गई। बूम बूम बूम, एक विशालकाय राक्षसी हाथ ने आसमान को ढक दिया। दक्ष के ऊपर आसमान में अनगिनत राक्षसी छायाएं उल्कापिंडों की तरह गिर रही थी। वायुमंत्र, दक्ष ने कहा। दक्ष हवा और शून्य क्षेत्र की ऊर्जा का उपयोग करते हुए हवा की तरह आगे बढ़ा और व्यवहारिक रूप से जगह से गायब हो गया। तुम कहां जा रहे हो? महान पृथ्वी दानव वानर ने आकाश को अपनी सर्वशक्तिमान हथेली से मारते हुए चिल्लाते हुए कहा। उसकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक विशाल मिट्टी के हाथ में बदल गई और मिट्टी से बना एक पिंजरा प्रकट हुआ। महान पृथ्वी विनाश, महान पृथ्वी दानव वानर ने चिल्लाते हुए कहा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा पिंजरे में बदल गई, जिससे हवा बिखर गई। दक्ष फिर भी नहीं रुका। बूम बूम बूम, मिट्टी का हाथ जमीन पर गिर गया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। एक और मुक्का दिखाई देने पर राक्षसी ऊर्जा आसमान में उठी। इसी समय एक और हाथ दिखाई दिया। इसमें आक्रामक राक्षसी शक्ति थी, जिसने दक्ष का रास्ता रोक दिया। तलवार की रोशनी चमक उठी। फिर दक्ष हवा की तरह आगे बढ़ा और फिर से हमले को चकमा दे दिया। बूम, महान पृथ्वी दानव वानर ने जमीन को रौंद दिया, जिससे एक विशाल पद चिन्ह गड्ढा बन गया। वो आखिरकार रुक गया और दक्ष को गुस्से से देखने लगा। महान पृथ्वी दानव वानर ने जमीन को रौंद दिया, जिससे एक विशाल पद चिन्ह गड्ढा बन गया। वो आखिरकार रुक गया और दक्ष को गुस्से से देखने लगा। दक्ष, तुम बहुत तेज हो, महान पृथ्वी दानव वानर ने कहा। 1000 गुना बल का भी दक्ष पर कोई असर नहीं था। चूंकि महान पृथ्वी दानव वानर नजदीकी लड़ाई में माहिर था, इसलिए दक्ष उसके सभी हमलों का सामना कर सकता था। इतनी गति से महान पृथ्वी दानव वानर केवल दक्ष से परेशान हो सकता था। बेशक सम्राट भले ही धीमे थे, लेकिन आमतौर पर स्वर्गीय स्तर के शीर्ष योद्धाओं की तुलना में तेज थे। लेकिन क्योंकि महान पृथ्वी दानव वानर एक जानवर था और उसमें गति से बेहतर हमला करने की क्षमता थी, और क्योंकि दक्ष भयानक रूप से तेज था, इसलिए महान पृथ्वी दानव वानर गति के मामले में दक्ष को पकड़ नहीं सका। ये ठीक है, अब तुम मुझे और परेशान नहीं कर सकते, दक्ष ने हंसते हुए कहा। जब वो प्रज्ञान द्वीप पर पहुंचा था तो महान पृथ्वी दानव वानर हमेशा उसे परेशान करता था, लेकिन अब वो आखिरकार उसे हरा सकता था। मैं कर चुका हूं, महान पृथ्वी दानव वानर ने सांस लेते हुए कहा। अरे दोस्त, मुझे भी कोशिश करने दो, दक्ष ने कहा। बूम, दक्ष ने महान पृथ्वी दानव वानर के सीने पर मुक्का मारा, जिससे हर दिशा में रोशनी फैल गई। एक भयानक शक्ति ने महान पृथ्वी दानव वानर को लगभग अचेत कर दिया। उसने अपना सिर उठाया और दक्ष के छोटे शरीर को देखा। बूम बूम बूम, महान पृथ्वी दानव वानर ने दक्ष को लात मारी, जिससे वो उड़ गया। आकाश हिल गया और महान पृथ्वी दानव वानर को कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। दक्ष का मुक्का शक्तिशाली था। महान पृथ्वी दानव वानर ने अपना सिर उठाया। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने दक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, छोटे लड़के, अब तुम जा सकते हो और यात्रा कर सकते हो।
मैं यही करने का इरादा रखता हूँ। जल्द ही मिलते हैं दोस्त, दक्ष ने कहा। फिर दक्ष की छवि चमक उठी। जाते समय उसने महान पृथ्वी दानव वानर को हाथ हिलाया। दक्ष कितना डरावना होता जा रहा था, ये सोचकर महान पृथ्वी दानव वानर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। 1 महीने बाद आसमान में एक असीम क्षेत्र में लोगों का एक विशाल समूह उड़ रहा था। वहां तेज हवाएं और जानवर भी थे। उन सभी ने आसमान को काला कर दिया था। इस समय बादलों में एक तेज तलवार उड़ रही थी, जो उड़ते समय सीटी बजा रही थी और धमाकेदार आवाजें निकाल रही थी। ये दक्ष था। वो दूर तक देख रहा था और उसे एहसास हो रहा था कि यह महान दुनिया कितनी विशाल है। अगर वो छोटी दुनिया में होता तो वो इतने अलग अलग परिदृश्य नहीं देख पाता। लोग बादलों पर बैठे थे, उनमें से प्रत्येक की ऊर्जा अविश्वसनीय थी। उनमें से कुछ तो रहस्यमय और अथाह योद्धा भी थे। महान दुनिया में बहुत से शक्तिशाली योद्धा थे और जैसे जैसे दक्ष शक्तिशाली होता गया, उसे ऐसे लोग मिलते रहे जो उससे भी अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि किसी दिन वो निश्चित रूप से 9 द्वीपों के महाद्वीप के शीर्ष पर खड़ा होगा। वो जिस तलवार पर सवार था वो उसकी सेलेस्टियल स्टार तलवार थी। अब यह उस विशाल तलवार से भी तेज थी जो उसे जियांग से मिली थी। अधर्व सिटी प्रज्ञान द्वीप से बहुत दूर था, इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से यात्रा करने की जरूरत थी। कई शक्तिशाली योद्धा पहले ही अधर्व सिटी की ओर अपनी यात्रा शुरू कर चुके थे, लेकिन दक्ष ने उनका पीछा नहीं किया था। उसने कुछ समय के लिए साधना का अभ्यास करने का फैसला किया था। वो प्रज्ञान द्वीप को 1 महीने पहले छोड़ चुका था और इस समय वो अधर्व सिटी के ऊपर आसमान में पहुंच चुका था। अधर्व सिटी बहुत बड़ा था, छोटी दुनिया में विंध्याचल से भी ज्यादा बड़ा। दक्ष का लक्ष्य गंतव्य निषिद्ध क्षेत्र के अंदर स्थित महान शाश्वत आकाशीय महल था। कई अन्य लोग पहले से ही महान शाश्वत आकाशीय महल की तलाश कर रहे थे। शाश्वत आकाशीय सम्राट की ईश्वरीय जागरूकता ने दक्ष को बताया था कि उन्होंने इस दुनिया में कई कांस्य प्लेटें छोड़ी हैं, इसलिए संभवतः वहां और भी लोग होंगे जिनके पास बूढ़े आदमी की जागरूकता का एक हिस्सा होगा। भले ही उनके पास 5 कांस्य प्लेटें ना हो, सिर्फ 3 या 4 के साथ वो अभी भी जान सकते थे कि महान शाश्वत आकाशीय महल अधर्व सिटी में था। किंवदंतियों के अनुसार महान शाश्वत आकाशीय महल में शाश्वत आकाशीय सम्राट की शिक्षाएं और यादें समाहित थीं। कई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली योद्धा उन पर अपना हाथ रखने के सपने से आकर्षित हुए थे। शाश्वत आकाशीय सम्राट के शाश्वत मंत्र अथाह थे, इतने कि उनके कुछ शिष्य खुद अविश्वसनीय योद्धा बन गए थे। उनमें से कई महान सम्राट भी बन गए थे। बेशक अधर्व सिटी के लोगों को ज्यादा पर्यटकों या प्रवासियों को देखकर डर नहीं लगा। इन प्रवासियों ने शहर की मजबूती में योगदान दिया। अगर दक्ष को शाश्वत आकाशीय सम्राट की ईश्वरीय जागरूकता नहीं मिली होती तो वो अधर्व सिटी में कभी नहीं आता। अनगिनत शक्तिशाली योद्धा थे जो महान शाश्वत आकाशीय महल की तलाश में थे। यहाँ तक कि कई महान सम्राट भी थे जो उन अवशेषों की तलाश में थे। हालांकि ईश्वरीय जागरूकता ने दक्ष को इसके बारे में चेतावनी दी थी। क्या शानदार तलवार है, इस समय किसी ने कहा। वहां 3 लोग थे, उनमें से एक खूबसूरत महिला थी जो दक्ष को देख रही थी। उसने दक्ष और उसकी सेलेस्टियल स्टार तलवार को देखा और वह चकित थी। दक्ष की तलवार में बहुत बढ़िया बिजली और हवा की ऊर्जा थी। इसमें से 7 रंग भी चमक रहे थे। उन सभी लोगों की पीठ पर तलवारें थी जिससे वो तलवार योद्धा लग रहे थे, इसलिए सुंदर महिला ने दक्ष को विशेष रूप से देखा था। उसके साथ मौजूद युवकों में से एक ने दक्ष को देखा और कहा, तलवारों का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया जाता है। जो लोग तलवारों को आभूषण के रूप में इस्तेमाल करते हैं उन्हें तलवार योद्धा नहीं कहा जाना चाहिए। वे तलवार साधना का अभ्यास करने के भी लायक नहीं है। यह आपकी राय है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के कई तरीके हैं और तलवार साधना का अभ्यास करने के भी कई तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है और जीवन में अलग अलग रास्ते चुनता है। जो आपको पसंद है वो जरूरी नहीं कि दूसरे लोगों पर भी लागू हो। लड़की ने उदासीनता से कहा। उसके बगल में काले कपड़े पहने एक युवक था। उसने इस बारे में सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसकी पीठ पर एक प्राचीन तलवार रखी हुई थी जिसे म्यान में रखा गया था। आप जो कहती हैं वो निराधार नहीं है, लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि तलवार की साधना करने वाले हत्यारे होते हैं, न कि वे लोग जो चकाचौंध करने की कोशिश करते हैं। उस युवक ने फिर कहा। हालांकि लड़की अब उसकी ओर नहीं देख रही थी, इसलिए वो थोड़ा नाराज था। उसने काले कपड़े पहने युवक की ओर देखा। जब से वो स्वॉर्ड माउंटेन में शामिल हुआ था तब से वो उसमें दिलचस्पी रखती थी। आप किसी व्यक्ति का सिर्फ उसकी तलवार देखकर कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? वे कहते हैं कि आपको किसी किताब का उसके कवर से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। लड़की ने अपने बालों को झटकते हुए कहा। काले कपड़े वाला युवक फिर भी चुप रहा। लड़की परेशान थी, वो किसी पर ध्यान नहीं देता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि लड़कियां उसे पसंद करती थी, उसकी रहस्यमयता के कारण। राजबीर, अपनी आंखें खोलो और हमें बताओ कि तुम क्या सोचते हो, लड़की ने काले कपड़े पहने युवक से कहा। राजबीर ने अपनी आंखें खोली और पूछा, कहाँ? वहां वो सुंदर तलवार, लड़की ने मुस्कुराते हुए सेलेस्टियल स्टार तलवार की ओर इशारा करते हुए कहा। राजबीर ने पलटकर सेलेस्टियल स्टार तलवार को देखा। वो चकित रह गया। उसने तलवार पर सफेद कपड़ों में युवक को देखा।
फिर वह अचानक एक शानदार तरीके से मुस्कुराया। लड़की राजबीर को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर हैरान थी। यह एक ऐसा लड़का था जो शायद ही कभी कोई भावना दिखाता था। जल्दी करो, राजबीर ने पूरी गति से आगे बढ़ते हुए कहा। दक्ष, राजबीर ने चिल्लाते हुए कहा। दक्ष ने उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर अचानक पलटकर देखा। दक्ष ने एक दोस्त को देखा और वह भी शानदार तरीके से मुस्कुराया। राजबीर, दक्ष ने कहा। वे एक दूसरे को फिर से देखकर खुश थे। दोनों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और मुठ्ठियां टकराए। मैं तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुश हूं, राजबीर ने आह भरते हुए कहा। वे पिछले 2 सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे। वे छोटी सी दुनिया में भाई की तरह थे। वे यह नहीं जानते थे कि दूसरा अभी भी जीवित है या नहीं। दक्ष ने सिर हिलाया, वह भी खुश था। आकाश नगर के अन्य शिष्य कहाँ थे? दक्ष, हमारे शिक्षक कैसे हैं? राजबीर ने पूछा। वो अचानक घबरा गया। दक्ष और सम्राट अजिंक्य उस समय एक साथ चले गए थे, लेकिन सम्राट अजिंक्य अब उसके साथ नहीं थे, इसलिए वो चिंतित था। हम 1.5 साल से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, लेकिन जब हम अलग हुए तो वे पहले से ही ठीक हो चुके थे। अपनी ताकत के साथ बड़ी दुनिया में भी जब तक वे सावधान रहते हैं तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, दक्ष ने कहा। राजबीर को थोड़ी राहत महसूस हुई। क्या आपके पास हमारे साथी शिष्यों से कोई समाचार है? राजबीर ने पूछा। विशाल, नवीन और युवंश को सेलेस्टियल धीवर पैलेस द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, दक्ष ने कहा। राजबीर यह सुनकर क्रोधित नजर आया। वो सेलेस्टियल धीवर पैलेस से भाग गया था और उसने रेगिस्तान में बहुत समय बिताया था। बेशक वह 9 महान दिव्य महलों के बारे में जानता था, इसलिए जब चीजें शांत हो गई तो वो चला गया और स्वॉर्ड माउंटेन में शामिल हो गया। राजबीर, तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम्हें हमारे भाई निशांत से कोई खबर मिली है? दक्ष ने पूछा। वो उसे निशांत कहकर पुकारने का आदी था। वो आत्मा की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित करता है, इसलिए वो ठीक होना चाहिए। हमारे दूसरे भाई के बारे में मैंने उसे मुक्त होते और भागते देखा। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया, हालांकि मुझे दूसरों से कोई खबर नहीं है, राजबीर ने कहा। वो चिंतित था और उम्मीद करता था कि सब ठीक होंगे। किसी दिन आकाश नगर के 11 शिष्य फिर से एक हो जाएंगे, दक्ष ने कहा। अगर वे सेलेस्टियल धीवर पैलेस को नष्ट करना चाहते थे और भव्यांश से सहित अपने सभी दोस्तों को बचाना चाहते थे तो उन्हें और भी मजबूत बनना था। दक्ष भव्यांश को प्रज्ञान द्वीप पर सभी शक्तिशाली जानवरों को देखने के लिए लाना चाहता था। दक्ष, अगर आकाश नगर महान दुनिया में उभर आए तो क्या होगा? तब सभी शिष्य फिर से एक हो जाएंगे, राजबीर ने कहा। दक्ष की आंखें चमक उठी। आकाश नगर महान दुनिया में आकाश नगर का पुनर्निर्माण करें। 100 या 1000 साल में हम अकेले नहीं होंगे जो छोटी दुनिया से बाहर निकलेंगे। शायद अगर आकाश नगर का उदय होता है तो हम उन उभरते योद्धाओं में से कुछ को भर्ती कर पाएंगे और हम छोटी दुनिया पर नियंत्रण कर पाएंगे। ये हमारे शिक्षकों का भी सपना है, राजबीर ने कहा। आकाश नगर में 11 प्रत्यक्ष शिष्य थे, 3 के अलावा जो सेलेस्टियल धीवर पैलेस द्वारा नियंत्रित थे, और राजबीर वहां 6 अन्य लोग थे जिनसे उन्हें कोई खबर नहीं मिली थी। यदि आकाश नगर महान दुनिया में उभर सकता है तो उन्हें सभी शिष्यों को इकट्ठा करना होगा। उन्हें निशांत और सम्राट अजिंक्य की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा निशांत वॉचर्स को भी नियंत्रित करता था और उनके साथ मिलकर कुछ लक्ष्य हासिल करना चाहता था, जिसमें इंपीरियल असैसिन यूनियन का विनाश भी शामिल था। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि छोटी दुनिया एक स्वतंत्र दुनिया बन सकती है, जिससे बाहरी ताकतें उन्हें नियंत्रित करने से दूर हो जाएंगी। हम इतने मजबूत नहीं हैं, इसलिए हम महान दुनिया में प्रभावशाली समूह को नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर हम कोशिश करें तो हमें दूसरों द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकते हैं। हालांकि मैं इसे ध्यान में रखूंगा। जब हम मजबूत हो जाएंगे तब हम कोशिश कर सकते हैं। कुछ मिनट चुप रहने के बाद दक्ष ने कहा। बेशक, राजबीर सहमत हो गया। वास्तव में मैं समझता हूँ, राजबीर ने सिर हिलाते हुए कहा। राजबीर, क्या वो छोटी दुनिया से तुम्हारा कोई दोस्त है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग इतने दृढ़ निश्चयी हो सकते हो, लेकिन यह अच्छी बात है। बड़ी दुनिया में एक प्रभावशाली समूह स्थापित करने के लिए आपको कम से कम एक उच्च स्तरीय सम्राट की आवश्यकता होती है। हालांकि इस बारे में बात करना अभी थोड़ा जल्दी है, उस लड़के ने कहा जिसके साथ लड़की पहले बात कर रही थी। भाई राजबीर, अब आप छोटी दुनिया में नहीं है, उस युवक ने कहा। आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राजबीर ने शांति से कहा। वो दक्ष से बात कर रहा था और नहीं चाहता था कि वो युवक उनकी बातचीत में शामिल हो। वैसे आजकल आप साधना कहाँ करते हैं? युवक ने दक्ष से उदासीनता से पूछा। एक द्वीप पर, दक्ष ने कहा। आपको स्वॉर्ड माउंटेन में शामिल होना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि आप भी एक तलवार योद्धा है। स्वॉर्ड माउंटेन तलवार योद्धाओं के लिए एक स्वर्ग है। मैं आपकी सिफारिश भी कर सकती हूँ, लड़की ने दक्ष की ओर विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। बहन, युवक ने गुस्से से कहा। फिर उसने कहा, बहन, लोगों का साधना करने का अपना तरीका होता है और स्वॉर्ड माउंटेन लोगों को इतनी आसानी से भर्ती नहीं करता। यह ऐसा कुछ नहीं है जो आप ऐसे ही कर ले। कोशिश करने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, लड़की ने कहा। बेशक,
अगर आप स्वॉर्ड माउंटेन में शामिल होने की कोशिश करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है, हम वास्तव में आपकी सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन यह अभी भी एक आसान प्रक्रिया नहीं होगी। युवक ने दक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन शुक्रिया। दक्ष ने कहा, उसे नहीं पता था कि वह युवक उसका मजाक क्यों उड़ा रहा था, लेकिन उसे उनसे बहस करने का मन नहीं था। राजबीर, चलो अकेले में बात करते हैं, दक्ष ने कहा। फिर दोनों छायाएं टिमटिमा उठी और वे दूर चले गए। दक्ष, इस दुनिया में लोग हमारे जैसे नहीं हैं, इस दुनिया में मजबूत बनना बहुत आसान है, राजबीर ने शांति से कहा। वो युवक दक्ष को उकसाता रहा, क्योंकि उसे वो लड़की पसंद थी और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वे एक छोटी दुनिया से थे। उन्होंने हमारी तरह इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं किया है और वे उतने बुद्धिमान और परिपक्व नहीं है। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, वास्तव में इस दुनिया में एक प्रकार की गोली है जिसे लोग जन्म के समय लेते हैं, जो उनके शरीर को बदल देती है। इसके बाद यह उन्हें साधना शुरू करने से पहले ही पृथ्वी और आकाश की ऊर्जा को निगलने में मदद करती है। इस दुनिया में आकाशीय स्तर के बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। इस दुनिया में हर कोई जन्म के समय वो गोली लेता है, भले ही वो महंगी हो। उनके बड़े बुजुर्ग उसे खरीदने का कोई न कोई तरीका खोज ही लेते हैं। राजबीर ने कहा, वास्तव में इस दुनिया में एक प्रकार की गोली है जिसे लोग जन्म के समय लेते हैं, जो उनके शरीर को बदल देती है। इसके बाद यह उन्हें साधना शुरू करने से पहले ही पृथ्वी और आकाश की ऊर्जा को निगलने में मदद करती है। इस दुनिया में आकाशीय स्तर के बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। इस दुनिया में हर कोई जन्म के समय वो गोली लेता है, भले ही वो महंगी हो। उनके बड़े बुजुर्ग उसे खरीदने का कोई न कोई तरीका खोज ही लेते हैं, राजबीर ने कहा। दक्ष ने जब राजबीर की बात सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गया और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। इससे उसे सेलेस्टियल वॉल्स मैनर के उन लोगों की याद आ गई जो बल की समझ के साथ बड़े हुए थे, और इसके अलावा उन्हें अपने पूर्वजों से शक्तिशाली रक्त शक्ति विरासत में मिली थी। वे लोग जब बच्चे थे तब वे पहले से ही आकाशीय स्तर के योद्धा थे। उस समय वे अभी भी खुद को खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। 15 साल की उम्र में महान दुनिया में लोग पहले से ही स्वर्गीय योद्धा थे। इसके अलावा अब आप कहाँ जा रहे हैं? राजबीर ने दक्ष से पूछा। मैं महान शाश्वत आकाशीय महल जा रहा हूँ, दक्ष ने कहा। राजबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी उसके लिए आए हो? लेकिन राजबीर घबराया हुआ दिखा और बोला, दक्ष, स्वॉर्ड सिटी से इस शिष्य यहाँ आए हैं। हम एक छोटा समूह है, लेकिन मैंने स्वॉर्ड माउंटेन में जो किंवदंतियां सुनी है उनके अनुसार महान शाश्वत आकाशीय महल को अपने पूर्व स्थान पर नहीं दिखना चाहिए था। हमें कुछ अन्य स्थानों पर जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। मैंने भी यह सुना है कि यह अपने पूर्व स्थान की परिधि में हो सकता है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। राजबीर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। फिर वे दोनों तेजी से आगे बढ़ गए। उनके पीछे वालों को उनसे आगे निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वे बहुत तेज थे। राजबीर, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़की ने पूछा। महान शाश्वत आकाशीय महल का पूर्व स्थान, राजबीर ने कहा। लड़की ने भौहें सिकोड़ी और युवक ने मजाक करते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? महान शाश्वत आकाशीय महल अपने पुराने स्थान पर क्यों होगा? मैंने तुम्हें आने के लिए नहीं कहा था, राजबीर ने उदासीनता से कहा। युवक परेशान दिख रहा था जब उसने लड़की से कहा, चूंकि यह ऐसा ही है इसलिए हम उनसे अलग हो सकते हैं। वास्तव में आप अकेले रह सकते हैं, मैं राजबीर के साथ जा रही हूँ, लड़की ने कहा। फिर वो राजबीर और दक्ष के साथ आ गई और पीछे वाला युवक और भी परेशान लग रहा था, हालांकि वो फिर भी उनका पीछा करता रहा। एक दिन बाद दक्ष और अन्य लोग अधर्व सिटी में एक और जगह पर पहुंचे। उनके सामने विशाल खंडहर महल थे। यह एक पुराने शहर जैसा लग रहा था। महान शाश्वत आकाशीय महल का पूर्व स्थल, दक्ष ने सोचा। भले ही वहां केवल खंडहर थे, फिर भी यह राजसी लग रहा था। दक्ष उस समय के महान शाश्वत आकाशीय महल की कल्पना कर सकता था, ऊंचा, दबंग और राजसी। उस समय शाश्वत आकाशीय सम्राट अपने महल में रहता था, जो कि महान शाश्वत आकाशीय महल है जिसके बारे में हमने बात की थी। ये शाश्वत आकाशीय सम्राट के साथ गायब हो गया, हालांकि ये यहाँ हुआ करता था। लड़की ने एक खाली मैदान की ओर इशारा करते हुए कहा। चारों ओर खंडहर थे, लेकिन महान शाश्वत आकाशीय महल बहुत पहले ही गायब हो चुका था। आसपास के सभी अन्य महल वे महल थे जहां उसके शिष्य रहते थे। मैंने सुना है कि शाश्वत आकाशीय सम्राट अपने एक या कई शिष्यों के कारण मारे गए। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लड़की ने कहा। बहन, उसके साथी शिष्य ने अचानक चिल्लाते हुए कहा। वो गंभीर दिख रहा था। लड़की ने अचानक बोलना बंद कर दिया, जैसे उसे कुछ एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। भले ही शाश्वत आकाशीय सम्राट मर गया था, लेकिन उसके कुछ शिष्य अभी भी जीवित थे और उनमें से कुछ महान सम्राटों को भी डरा सकते थे। वे चाहे तो स्वॉर्ड माउंटेन को पूरी तरह से नष्ट कर सकते थे। इधर उनके साथ वहां और भी कई लोग थे जो वही चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे।
दक्ष ने अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली। शाश्वत आकाशीय सम्राट इतने सालों से मर चुका था और फिर भी वो इतने सारे लोगों को आकर्षित कर सकता था। क्या सम्मान है। गुनीत, स्वॉर्ड माउंटेन से भी लोग अधर्व सिटी में आए हैं। इस समय दूर से किसी ने राजबीर और अन्य लोगों को देखते हुए कहा। गुनीत वो युवक था जो दक्ष और राजबीर को लगातार भड़का रहा था। वे भी यहाँ है, गुनीत ने कहा। गुनीत आश्चर्यचकित था। स्वॉर्ड माउंटेन ने कोई सम्राट नहीं भेजा। उस व्यक्ति ने गुनीत और राजबीर की ओर देखते हुए पूछा। दक्ष के अलावा गुनीत और अन्य 9वें स्वर्गीय स्तर के योद्धा थे जिनकी रक्षा के लिए कोई सम्राट नहीं था। हम अकेले आए हैं, इसलिए हमें नहीं पता कि स्वॉर्ड माउंटेन ने अभी तक कोई सम्राट भेजा है या नहीं। गुनीत ने ईमानदारी से कहा। तुम बिल्कुल हमारे जैसे हो, गुनीत। अगर यहाँ कोई सम्राट हम पर हमला करता है तो हमें एक साथ रहना चाहिए। तुम क्या सोचते हो? उस व्यक्ति ने स्वॉर्ड माउंटेन से आई टीम से पूछा। उनकी टीम स्वॉर्ड माउंटेन से आई टीम जैसी ही थी। 3 लोग, 2 पुरुष और 1 महिला। वे सभी 9वें स्वर्गीय स्तर तक भी पहुंच गए थे। तुम क्या सोचती हो, बहन? क्या हमें साथ रहना चाहिए? राजबीर, तुम क्या सोचते हो? गुनीत ने लड़की और राजबीर से पूछा, लेकिन उसने दक्ष को नजरअंदाज कर दिया। हम दोनों ही काफी है, राजबीर ने कहा। उसे उन लोगों के साथ शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गुनीत ठंडी आवाज में करा उठा। बहन, उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, इसलिए चलो बस चलते हैं। गुनीत ने लड़की से कहा। राजबीर स्पष्ट रूप से उसके और दक्ष के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वह खुश था क्योंकि वे दोनों एक छोटी दुनिया से आए थे और इतने मजबूत नहीं हो सकते थे। अगर वे अकेले रहते तो शायद वे खतरे में पड़ जाते। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं? लड़की ने राजबीर और दक्ष से प्यारे चेहरे से पूछा। जैसा कि दक्ष और राजबीर ने कहा था, उन लोगों के पास उच्च साधना स्तर था, लेकिन वे बिल्कुल भी परिपक्व नहीं थे। वो एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रही थी। वो कर सकती है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए राजबीर से कहा। वो लड़की सुंदर थी, शायद वो भविष्य में राजबीर की गर्लफ्रेंड बन सकती थी। राजबीर चुप रहा, लेकिन अंत में सिर हिलाया और कहा, ठीक है। लड़की ने दक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपकी तलवार बहुत सुंदर है। ये किस तरह की तलवार है? इसका नाम सेलेस्टियल स्टार है, दक्ष ने कहा। गुनीत ने ठंडे अंदाज में उनकी ओर देखा और कराह उठा। वो पहले से ही दूसरे समूह के साथ था। दक्ष, हम सुराग कहाँ खोजने जा रहे हैं? राजबीर ने पूछा। चूंकि वे अधर्व सिटी तक आए थे, इसलिए उन्हें महान शाश्वत आकाशीय महल को खोजने में अपनी किस्मत आजमानी थी। मैंने एक प्रतिबंधित क्षेत्र के बारे में सुना है, राजबीर। मुझे लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। दक्ष ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। उसने यह नहीं कहा कि महल वहां था, और उसे यह भी नहीं पता था कि निषिद्ध क्षेत्र में कैसे जाना है। राजबीर को भी नहीं पता था, इसलिए उन्हें कुछ तो ही करने की आवश्यकता होगी। मैंने भी एक निषिद्ध क्षेत्र के बारे में सुना है। ये बहुत खतरनाक है, यहाँ तक कि महान सम्राट भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि एक बार वहां प्रवेश करने के बाद कोई भी वापस नहीं आता है। लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा। वो भी इसके बारे में बहुत उत्सुक थी। राजबीर को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने अनुभव हासिल करने के लिए स्वॉर्ड माउंटेन छोड़ा था। तीनों के पास अधर्व सिटी का नक्शा था, इसलिए वे जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना है। जब गुनीत और अन्य लोगों ने दूसरों को जाते देखा तो वे हैरान रह गए। गुनीत ने कहा, हमारे पास भी कोई सुराग नहीं है, इसलिए चलो हम भी निषिद्ध क्षेत्र में चलते हैं। निषिद्ध क्षेत्र महान शाश्वत आकाशीय महल के पूर्व स्थल से बहुत दूर नहीं था। प्रवेश द्वार बहुत बड़ा था, लेकिन ये धुंध भरा था, इसलिए लोग केवल अनुमान लगा सकते थे कि अंदर क्या है। ऐसा कहा जाता था कि महान सम्राट कुछ कदम अंदर जाकर सुरक्षित वापस आ सकते थे। हालांकि जैसे जैसे वे अंदर जाते, महान सम्राट भी बाहर नहीं निकल पाते थे। दक्ष और अन्य लोग बाहर खड़े होकर धुंध भरे प्रवेश द्वार को देख रहे थे। दक्ष की आंखें चमक रही थीं। उसने निषिद्ध क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी एकत्र की थी, लेकिन सब कुछ वैसा ही था और कुछ भी उपयोगी नहीं था। लोगों ने बस इतना कहा कि यह बहुत खतरनाक था और महान सम्राट भी कभी जीवित वापस नहीं आए। ये कल्पना करना कठिन था कि शाश्वत आकाशीय सम्राट ने अपना महल स्थापित करने के लिए उस स्थान को चुना था। दक्ष ने अपने आसपास बहुत से लोगों को देखा, लेकिन उनमें से ज्यादातर निराश दिख रहे थे। रहस्यमय धुंध को देखने के बाद वे दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। दक्ष समझ गया कि वे लोग उसके जैसे ही थे, कि उन्होंने सम्राट द्वारा छोड़ी गई ईश्वरीय जागरूकता से निषिद्ध क्षेत्र के बारे में कुछ सीखा था। वे बस ये देखने के लिए गेट की रखवाली कर रहे थे कि कोई कुछ लेकर बाहर आता है या नहीं। अंदर आओ, दक्ष ने कहा। अचानक उसकी सेलेस्टियल स्टार तलवार सिटी बजाती हुई, धुंध को चीरती हुई, अचानक निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गई। बस कई लोगों ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास पहुंचे। उन्होंने उसे देखा, लेकिन जल्दी ही उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई। वो सिर्फ 8वें स्वर्गीय स्तर का एक लड़का था। यहाँ तक कि कुछ महान सम्राटों ने भी निषिद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिससे उनकी ईश्वरीय जागरूकता जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला था। इधर निषिद्ध क्षेत्र के अंदर दक्ष की सेलेस्टियल स्टार तलवार ने अंधकार देखा।
अंतरिक्ष जैसा अंधकार। किसी बिंदु पर तलवार रुक गई और हिल गई। उसने हवा और शून्य क्षेत्र ऊर्जा को छोड़ दिया, बस किसी भी स्थिति में भागने के लिए तैयार। स्लैश। एक भयानक हवा ने सेलेस्टियल स्टार तलवार को घेर लिया। अचानक वो उड़ गई। अंधेरे में भयानक विनाशकारी ऊर्जाओं ने सेलेस्टियल स्टार तलवार पर हमला किया, जो एक ही वार में तलवार को भस्म करने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। बाहर आओ, दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा। सेलेस्टियल स्टार तलवार तुरंत बाहर की ओर उड़ गई और फिर दक्ष के बगल में फिर से प्रकट हुई। वो भिन-भिन रहा था और बहुत डरा हुआ लग रहा था। कितनी शक्तिशाली तलवार है, राजबीर के बगल में खड़ी लड़की ने कहा। वे नहीं जानते थे कि इस समय दक्ष कितना अचंभित था। जब सेलेस्टियल स्टार तलवार निषिद्ध क्षेत्र में थी, तो दक्ष को यह एहसास हुआ कि उसके और उसकी तलवार के बीच का संबंध टूटने वाला था। सौभाग्य से उसने समय रहते प्रतिक्रिया की और उसे बचा लिया। तुमने अंदर क्या देखा, दक्ष? लड़की ने पूछा। ये सिर्फ अंधेरा है और एक भयानक विनाशकारी हवा चल रही है। कुछ रोशनियां भी हैं, वे किसी तरह की प्रतिशक्ति की तरह दिखती हैं। मैं केवल कल्पना ही कर सकता हूं कि वे कितनी विनाशकारी थी। दक्ष ने कहा। किंवदंतियों के अनुसार निषिद्ध क्षेत्र अधर्व सिटी से पहले अस्तित्व में था। हालांकि कोई नहीं जानता कि वो जगह क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि अतीत में शाश्वत आकाशीय सम्राट ने अंदर यात्रा करने के लिए भयानक मंत्रों का इस्तेमाल किया था, लेकिन कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि यह सच है या नहीं। लड़की ने कहा। दक्ष ने सिर हिलाया। दक्ष को यकीन था कि अंदर पहले से ही कुछ लोग मौजूद होंगे। इस महान दुनिया में बहुत से भयानक रूप से शक्तिशाली योद्धा थे। अगर इनमें से कोई अत्यंत शक्तिशाली योद्धा अंदर जाने में कामयाब हो जाता, तो शायद वो किसी से इस बारे में बात नहीं करता। इसी समय कुछ लोग उसके पास आ गए और दक्ष को, या अधिक सटीक रूप से कहें तो उसकी तलवार को देखने लगे। वो तलवार निषिद्ध क्षेत्र में गई थी और वापस आ गई थी। हालांकि यह सिर्फ कुछ सेकंड तक ही चला था, फिर भी वे इससे अचंभित थे। यदि उन्हें वो तलवार मिल जाती, तो वे भी ये देख पाते कि निषिद्ध क्षेत्र के अंदर क्या है। दक्ष ने महसूस किया कि वे लालची आंखें उसे देख रही हैं। वो तलवार आखिरकार उपयोगी लगती है। इस समय गुनीत ने कहा। सब लोग, मैंने केवल प्रवेश द्वार पर नजर डाली और देखा कि अंदर एक भयानक विनाशकारी शक्ति है। मेरी तलवार अंदर लगभग नष्ट हो गई थी, इसलिए मैं इसे जल्द से जल्द वापस ले आया। ये तलवार मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है और मैं इसे लंबे समय से उठा रहा हूँ, इसलिए भले ही यह किसी और के हाथ में हो, ये बेकार है। दक्ष ने भीड़ को शांति से समझाया। दक्ष के संदेश का इच्छित प्रभाव पड़ा। जब भीड़ ने उसे सुना, तो उनमें से कई लोग इसे भूल गए। दक्ष सही था, यह उसकी तलवार थी, इसलिए ये केवल उसकी बात सुनेगा। कोई भी व्यक्ति हथियार को नियंत्रित कर सकता है, यदि वो पर्याप्त रूप से मजबूत है। आपका साधना का स्तर कम है और आप अंदर जाने के लिए तलवार का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए यदि कोई मजबूत योद्धा इसका उपयोग करता है और इसे शुद्ध करता है, तो वो निषिद्ध क्षेत्र का पता लगाने में सक्षम होगा। गुनीत ने कहा। भले ही वो बाहर से शांत लग रहा था, लेकिन अंदर से वो ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। मेरा साधना स्तर कम है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी तलवार मेरी तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है? दक्ष ने गुनीत की ओर उदासीनता से देखते हुए कहा। दक्ष आमतौर पर उसके उकसावे की परवाह नहीं करता था, लेकिन इस बार वो बाकी सभी को उसके खिलाफ भड़का रहा था। गुनीत ने दक्ष को देखा। उसकी आंखें तलवार की रोशनी से चमक रही थी। स्वॉर्ड माउंटेन में तलवारें लोगों के जीवन के बराबर थी। उन्हें तलवारें किसी भी चीज से ज्यादा पसंद थीं। दक्ष ने केवल 8वें स्वर्गीय स्तर को तोड़ा था और वो एक छोटी दुनिया से था, इसलिए गुनीत को उससे डर नहीं लगा। वास्तव में मैं भी यही सोचता हूँ, गुनीत ने अपने प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए कहा। आश्चर्यजनक रूप से वो तीव्र ऊर्जा भी छोड़ रहा था और एक तलवार को संघनित कर रहा था। अचानक सफेद दाढ़ी वाले सम्राट का चेहरा पीला पड़ गया। कैसे? क्या हो रहा है? वीर ने नक्शे को घूरते हुए सोचा। उन्होंने इसे देखा, लेकिन वे इसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए। ये ड्रैगन रिज माउंटेन के क्षेत्र में नहीं था। 9 महान दिव्य महलों के मध्यम स्तर के सम्राटों ने उस स्थान को पहचान लिया, लेकिन वे बिल्कुल भी खुश नहीं दिखे। यह वह स्थान था, वे वहां नहीं जा सकते थे। वहां बहुत सारे मजबूत योद्धा थे। 9 महान दिव्य महलों के लोग सभी चुप रहे, यहां तक कि ड्रैगन रिज माउंटेन के सदस्य भी चुप रहे। शायद वहां एक और कांस्य प्लेट है, शायद यह अभी भी पूरा नहीं हुआ है, भीड़ ने सोचा, लेकिन वे पहले से ही जानते थे कि यह संभव नहीं था। हालांकि जब महल इतनी दूर था, तो 5 कांस्य प्लेटों ने उस जगह को क्यों दिखाया था? क्या शाश्वत आकाशीय सम्राट की मृत्यु वहां हुई थी? सब लोग, 5वीं कांस्य प्लेट किसके पास है? मेडिसिनल किंग्स पैलेस के एक मजबूत योद्धा ने चारों ओर देखते हुए पूछा। उसने कहा, अगर आपके पास 5वीं कांस्य प्लेट है, तो हमारे पास पूरा नक्शा होगा और हम महल को ढूंढ पाएंगे। हर कोई चुप रहा। दक्ष की आंखें चमक रही थी, क्योंकि उसके पास 5वां कांस्य प्लेट था, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या करना है। अगर आपके पास यह नहीं है, तो 9 महान दिव्य महल कांस्य प्लेटें वापस ले सकते हैं, और जब 5वां कांस्य प्लेट आएगा, तो हम फिर से मिल सकते हैं। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने कहा। वो सभी कांस्य प्लेटें अपने लिए लेना चाहता था। मैं सहमत नहीं हूं।
यदि आप उन्हें ले जाते हैं और पांचवा कांस्य प्लेट दिखाई देता है तो हमें इसके बारे में पता नहीं चलेगा। किसी ने ठंडे अंदाज में कहा, हाँ, और हो सकता है कि आपके पास पांचवा भी हो। किसी और ने कहा, मुझे लगता है कि 9 महान दिव्य महलों को शाश्वत कांस्य प्लेटों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यही सबसे अच्छा समाधान है, अन्यथा वे खो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस से एक मजबूत योद्धा ने पूछा। 9 महान दिव्य महल अंततः हाथ मिला रहे थे। मैं सहमत नहीं हूं, दक्ष ने उदासीनता से कहा। बहुत से लोगों ने उसकी ओर देखा। भले ही वो अभी सम्राट नहीं था, लेकिन उसके पास प्रज्ञान ताबीज था, इसलिए वो प्रज्ञान द्वीप का प्रतिनिधित्व करता था। दक्ष ने सभी को शांत और स्थिर भाव से देखते हुए कहा, मुझे ही इनका प्रबंधन करना चाहिए। वह भीड़ अचंभित रह गई। दक्ष, हमें एक ही कारण बताओ कि हम तुम्हें कांस्य प्लेटों का प्रबंधन करने दें। किसी ने कहा, कांस्य प्लेटें लेने के बाद मैं सेलेस्टियल धीवर पैलेस के अंदर ही रहूंगा और मैं यहां से बिल्कुल भी नहीं निकलूंगा। हर कोई मुझे देख सकता है और मेरी ताकत के साथ अगर आखिरी प्लेट भी दिखाई देती है तो मैं भाग नहीं पाऊंगा या उन सभी के साथ नहीं जा पाऊंगा, इसलिए ये सबसे सुरक्षित विकल्प होगा। दक्ष ने उदासीनता से कहा, वास्तव में यदि 9 महान दिव्य महल कांस्य प्लेटों को ले लेते तो कोई भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता, लेकिन यदि दक्ष के पास वे होते और अंतिम प्लेट प्रकट होता तो वो उनके साथ भागने में सक्षम नहीं होता। इसके अलावा मेरी सामाजिक स्थिति विशेष है। अगर मैं कांस्य प्लेटों का प्रबंधन करता हूं तो 9 महान दिव्य महलों को मेरी रक्षा करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं हर समय सुरक्षित रहूं। अगर आज रात की तरह कोई मुझ पर हमला करता है तो 9 महान दिव्य महल सभी जिम्मेदार होंगे। बाद में अगर किसी के पास पांचवा कांस्य प्लेट है तो वे आएंगे और हम सब कुछ एक साथ करेंगे। क्या योजना सही नहीं है? दक्ष ने कहा। हर कोई चिंतित लग रहा था। उसका विचार बुरा नहीं था। अगर 9 महान दिव्य महल सहमत नहीं है तो ये केवल इसलिए है क्योंकि वे नक्शे को अपने पास रखना चाहते हैं। दक्ष ने सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर ठंडी नजर से देखते हुए और ठंडी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने गौतम और अथर्व को देखा और कहा, मैं सेलेस्टियल स्टारलाइट पैलेस, सेलेस्टियल गॉड्स पैलेस, ड्रैगन रिज माउंटेन और प्रज्ञान द्वीप के मजबूत योद्धाओं के सामने वादा करता हूं कि मैं कांस्य प्लेटों का ध्यान रखूंगा, और जब पांचवी प्लेट दिखाई देगी तो मैं प्रज्ञान द्वीप के अपने शिक्षकों से सभी को इसके बारे में बताने के लिए कहूंगा। तुम क्यों ड्रैगन रिज माउंटेन से विहान क्यों नहीं, या गौतम या अथर्व? किसी ने ठंडे अंदाज में कहा। ओह, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। हम सभी हर 2 घंटे में बदल सकते हैं और हम चारों कांस्य प्लेटों का प्रबंधन कर सकते हैं। दक्ष ने ठंडे तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है भाई दक्ष, आप सही कह रहे हैं। भाई दक्ष को प्लेटें संभालने दें, मैं शिक्षकों को बता दूंगा। विहान ने कहा। उसने सोचा कि अगर वह इसे ले लेता है या दक्ष या उनमें से कोई भी इसे ले लेता है तो भी यही होगा। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, गौतम और अथर्व ने कहा। दक्ष किसी भी हालत में भागने वाला नहीं था। आपकी मदद के लिए धन्यवाद भाई दक्ष, सभी ने कहा। फिर सभी लोग जाने लगे। हालांकि बहुत से लोग इससे खुश नहीं थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। दक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ा और 9 महान दिव्य महलों के लोगों को देखकर मुस्कुराया। फिर उसने उदासीनता से कहा, पहले एक मध्यम स्तर के सम्राट ने मुझे मारने की कोशिश की थी। आप में से कुछ अभी भी सोच सकते हैं कि चूंकि मैं सेलेस्टियल धीवर पैलेस में हूं, इसलिए आप मुझे आसानी से मार सकते हैं और उन्हें दोषी ठहरा सकते हैं। हालांकि मुझे सभी को चेतावनी देनी होगी। मेरे पास अब 4 कांस्य प्लेट है। अगर कोई मुझे चोट पहुंचाने या मारने की कोशिश करता है तो सेलेस्टियल धीवर पैलेस ही एकमात्र समूह नहीं होगा जो जिम्मेदार होगा। सभी 9 महान दिव्य महल जिम्मेदार होंगे। मुझे उम्मीद है कि यह फिर से नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि 9 महान दिव्य महल दक्ष की रक्षा के लिए कुछ अतिरिक्त मजबूत योद्धाओं को भेजें। निवेद ने ठंडे तरीके से कहा, हम इस बारे में एक साथ बात कर सकते हैं। दक्ष ने कांस्य प्लेट लेते हुए कहा। उन लोगों में से किसी को भी नहीं पता था कि दक्ष ने आखिरी प्लेट 1 साल पहले खरीदी थी। दक्ष के पास अब 5वीं कांस्य प्लेट थी, इसलिए अगर वो चाहता तो पूरा नक्शा देख सकता था। फिर दक्ष ने एक ताबीज निकाला और एक छाया प्रकट हुई। ये सम्राट अगस्त्य था। दक्ष, सम्राट अगस्त्य ने दक्ष को देखते ही कहा, चाचा अगस्त्य, महल तो दिख गया, लेकिन कुछ मध्यम स्तर के सम्राटों ने मुझे मारने की कोशिश की। अगर मैं यहां और रुका तो वे मेरी जान लेने की कोशिश करते रहेंगे। दक्ष ने कहा। सम्राट अगस्त्य की आंखें चमक उठी और उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मेरा इंतजार करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो उन्हें याद दिलाना कि प्रज्ञान द्वीप के सभी पशु सम्राट आएंगे और उन सभी को मार डालेंगे। सभी जानवरों को मेरी तरफ से नमस्ते कहना, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर सम्राट अगस्त्य की छवि गायब हो गई, जिससे भीड़ भड़क गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना क्रूर था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष को इतना समर्थन प्राप्त होगा। उसने सम्राट अगस्त्य को चाचा भी कहा। वे दक्ष को और अधिक अपमानित नहीं कर सकते थे। रमाकांत, मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो, दक्ष ने रमाकांत से कहा।
रमाकांत ने निवेद को देखा, जिन्होंने सिर हिलाया। निवेद ने दक्ष को सिर हिलाया और कहा, दक्ष, मेरे साथ आओ। निवेद के दक्ष के साथ चले जाने के बाद उसने कई शक्तिशाली योद्धाओं की ओर देखा और उनसे पीछे आने को कहा। दक्ष को लगा कि वो एक सम्मानित अतिथि है। कुछ समय बाद निवेद दक्ष को दूसरी जगह ले गया। दक्ष अपने कमरे में गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पास पहले से ही 4 कांस्य प्लेटें थी, इसलिए उसे अब अन्य लोगों की परवाह नहीं थी। उसने सम्राट अगस्त्य को बुलाया था ताकि कोई भी उसे छू ना सके। बाहर माहौल शांत हो गया। दक्ष ने अपनी डिवाइन बुक मार्शल स्पिरिट को मुक्त कर दिया और 5 कांस्य प्लेटों को अपने राक्षसी क्षेत्र में रख दिया। फिर उसने अपनी डिवाइन बुक मार्शल स्पिरिट को वापस ले लिया। उसकी डिवाइन बुक मार्शल स्पिरिट उसके पास अब तक की सबसे अच्छी अंगूठी थी। एक बार जब कोई चीज उसकी डिवाइन बुक मार्शल स्पिरिट में थी तो कोई भी कुछ नहीं पा सकता था। इस समय उसकी ईश्वरीय चेतना उसके राक्षसी क्षेत्र के अंदर प्रकट हुई। उसने 5 कांस्य प्लेटों को देखा जो एक महल में समाहित हो गई थी। महल के नीचे एक नक्शा था और यह एक पूरा नक्शा था। क्या अजीब नक्शा है, मुझे नहीं पता कि वो जगह क्या है। दक्ष ने सोचा, वो अब तक महान दुनिया में सिर्फ कुछ ही जगह पर गया था। वो नक्शे पर दिखाई गई जगह को नहीं जानता था, लेकिन उसे लगा कि यह एक खास जगह है। वहां 4 अलग अलग हिस्से थे जो एक ही समय में एक जैसे दिखते थे। इसके अलावा नक्शे पर एक चमकदार जगह थी जो अभी भी धुंधली थी। दक्ष ने अपनी ईश्वरीय चेतना का उपयोग करके नक्शा याद कर लिया। उसे नहीं पता था कि वह जगह क्या है, लेकिन सम्राट अगस्त्य को शायद पता था। दक्ष को बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी थी। बूम! इसी समय महल गायब हो गया और एक 70 वर्षीय व्यक्ति की आकृति प्रकट हुई। दक्ष आश्चर्यचकित था। वो छायाचित्र उसकी यादों में प्रकट हुआ था। तो क्या ये 5 शाश्वत कांस्य प्लेटों के संयोजन से बना एक छायाचित्र था? उस बूढ़े आदमी ने दक्ष को देखा। दक्ष ने पूछा, क्या आप शाश्वत आकाशीय सम्राट हैं, मास्टर? ये ईश्वरीय जागरूकता का एक अंश था जो अभी भी कांस्य प्लेटों के अंदर मौजूद था। जब बूढ़े आदमी ने दक्ष को सुना तो उसने सिर हिलाया और पूछा, और आपका नाम क्या है? दक्ष ने झुककर कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो बूढ़े आदमी की ईश्वरीय जागरूकता को देखेगा। जो लोग मेरे महल में प्रवेश करेंगे, यदि वे भाग्यशाली नहीं होंगे तो वे मर जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप ये जानते हुए भी जाएंगे या नहीं? शाश्वत आकाशीय सम्राट ने उदासीनता से पूछा। दक्ष ने भौहें सिकोड़ी। मास्टर, इसकी क्या संभावना है? दक्ष ने पूछा। बूढ़े आदमी ने शांति से कहा, 100 में से एक व्यक्ति बचेगा। मैं हार मानता हूं, किसी और को चुनिए, दक्ष ने कहा। वो इस समय अपनी जान जोखिम में डालने वाला नहीं था। जो लोग प्रवेश करेंगे उन्हें मेरी सारी शिक्षाएं समेत सब कुछ विरासत में मिलेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम नहीं जाओगे? बूढ़े आदमी ने फिर पूछा। मैं नहीं जा रहा हूं, दक्ष ने मना करते हुए कहा। शाश्वत आकाशीय सम्राट के महल के बिना भी उसके पास एक अद्वितीय योद्धा बनने के कई अन्य महान अवसर होंगे, यह इसके लायक नहीं था। ठीक है, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है, शुभकामनाएं, बूढ़े आदमी ने उदासीनता से कहा। फिर वो एक प्रकाश में बदल गया और दक्ष के मस्तिष्क में घुस गया। दक्ष कांप उठा क्योंकि यादें उसके दिमाग में भर गई। अचानक दक्ष व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। कितना रहस्यमय व्यक्ति है। मरने से पहले महान सम्राट ने अपनी ईश्वरीय चेतना को कांस्य प्लेटों में रखा, जो प्रत्येक 5 टुकड़ों में टूट गई। जब आप 5 टुकड़ों को जोड़ते हैं तो आपको एक नक्शा मिलता है और सम्राट की ईश्वरीय चेतना संघनित हो जाती है, जिससे वह फिर से प्रकट होता है। कांस्य प्लेटें केवल 9 महान दिव्य महलों में ही मौजूद नहीं है, दक्ष ने कहा। इस महान महाद्वीप में 9 महान दिव्य महलों जैसी कई जगह ही थी। अगर उन्हें 5 कांस्य प्लेटें मिल जाती और उन्हें जोड़ दिया जाता तो वे नक्शा भी ढूंढ सकते थे और सम्राट की ईश्वरीय जागरूकता को देख सकते थे। उनकी ईश्वरीय जागरूकता ही एक कुंजी थी। क्या यह उस प्रक्रिया का हिस्सा था जिसके तहत सम्राट अपनी मृत्यु के बाद अपने वंशजों की तलाश करता था? अगर ऐसा था तो कई लोगों के पास वंशज बनने का मौका था और दक्ष उनमें से एक था। वे लोग पहले से ही उस जगह को खोज सकते थे जहां महल था। बेशक उन अन्य जगहों पर शायद उन लोगों को अभी तक कांस्य प्लेटें नहीं मिली थी। कुछ भी संभव था। कांस्य प्लेटें, दक्ष ने कहा। दक्ष ने भौहें सिकोड़ी और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। 5 कांस्य प्लेटें जमीन पर थीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। केवल 5 कांस्य प्लेटें थीं, जो काफी साधारण लग रही थी। नक्शा अब दिखाई भी नहीं देगा। मैं इसे कैसे समझा सकता हूं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए और अपना सिर हिलाते हुए सोचा। लोग सोचेंगे कि उसने जानबूझकर कांस्य प्लेटों को नष्ट कर दिया। दक्ष ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और फिर सो गया। उसने अपने सपने में साधना का अभ्यास किया। चूंकि उसे सम्राट की ईश्वरीय चेतना प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे महल देखने जाना ही था, अन्यथा ये सब बेकार हो जाता। हालांकि उसे जाने से पहले मजबूत होना था। सपने में ही उसने एक रात बिताई। दूसरे दिन सम्राट वेदांत आए और उसे जगाने के लिए किसी को भेजा। ये ड्रैगन रिज माउंटेन का इलाका था, इसलिए सम्राट वेदांत वहां सबसे पहले पहुंचे। चूंकि वो वहां थे, इसलिए वो खुद नक्शा देखना चाहते थे।
बहुत से लोग सेलेस्टियल धीवर पैलेस के अंदर एक प्रांगण में इकट्ठे हुए थे, क्योंकि वे अभी तक नहीं गए थे। पहले उन्होंने महल के बारे में बात की थी, और फिर उन्होंने सुना था कि सम्राट वेदांत आएंगे, इसलिए उन्होंने उनका इंतजार किया था। दक्ष धीरे धीरे प्रांगण में चला गया। ये दूसरी बार था जब उसने सम्राट वेदांत को देखा, और वह 1.5 साल पहले की तरह ही मजबूत दिख रहा था। मास्टर, सम्राट वेदांत, दक्ष ने झुकते हुए शांति और विनम्रता से कहा। उस समय उसने सोचा था कि सम्राट वेदांत उसके नियंत्रित दोस्तों को मुक्त करने में उसकी मदद करेंगे।